नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। तू हंस तो मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं माथे के पसीनों में होती है, इसलिए ना हार होनी चाहिए ना थकान आनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए और मेहनत इतनी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करो कि हार को भी हार से शर्म होनी चाहिए। तो कैसे हैं आप लोग, जरा कमेंट्स वगैरह करके बता दीजिए। और हाँ, पढ़ाई के दीपक दिल में जला कर तो देखो, माँ बाप के सपनों को तुम सजा कर तो देखो। तुम्हें पढ़ाई से मोहब्बत ना हो जाए तो कहना बस एक बार टीओसी चैनल से दिल लगा कर को देखो, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आप में से काफी लोग का जो पेपर होता है ना, पीरियोडिक टेस्ट वगैरह चलता है ना, तो उसमें 1 से लेकर 4 तक के चैप्टर्स आते हैं। तो चलिए 1 से 4 तक के चैप्टर्स को एक बार फिर से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग तो आगे चल ही रहे हैं, उसके बाद फिर से उसको देख लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक टीओसी ऐप पर जाकर के आपने क्लास 9th की बात कर रहा हूँ, क्लास 9th का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो जाइए, मात्र 99 रुपए में आपको पूरे साल भर का कोर्स मिलने वाला है। तो जाइए, अभी लेट क्यों कर रहे हैं। वहां पर भी हम लोग का चैप्टर जो है कि 6 चैप्टर खत्म हो चुके हैं वहां पर भी, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी मैंने 4 तक का रिकैप ही करवा दिया, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो बेहतरीन तरीके से वहां पर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें, एक्स्ट्रा फैक्ट्स, डाउट्स पूछने का मौका मिलेगा। तो क्यों दिक्कत कर रहे हो, ठीक है ना। तो चलिए जाकर उसको परचेज कीजिए, ठीक है ना। और याद रखना क्या आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है, मैं भी भूल गया। बताइए, मैं ही भूल गया कि क्या याद रखना है आपको। आपको ये याद रखना है, चलो भी बताता हूँ क्या याद रखना है। फिलहाल तो यूं है कि हम भी भूल गए हैं। तो हम लोग क्लास 9th चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक का क्या करेंगे, रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, रिवीजन। क्योंकि आप लोगों का जो है पेपर स्टार्ट होने वाला होगा, इसलिए हम इस चीज को पढ़ लेते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान चैप्टर है। चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक के सारे चैप्टर्स आसान हैं, ठीक है ना। तो घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है कि आप घबरा जाओगे और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो घबराने वाली बात नहीं, देखना जैसे ही मैं आपके सामने पहले चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस रखूंगा, आप किस तरह से उसका जवाब दोगे। तो चलिए देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है आज का आपके पास पहला जो क्वेश्चन है वो ये रहा स्क्रीन पे। वैसे पहला चैप्टर का नाम क्या है, नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के बारे में आप क्या जानते हो, संख्या क्या होती है, सब जानते हो। संख्या कितने प्रकार की होती थी, उसमें से हमने परिमेय क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है, किस तरह से हम परिमेयकरण करते हैं, घातांक नियम क्या होता है। उसके अलावा हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। वैसे घातांक नियम तो अगला चैप्टर में है, इस चैप्टर में 2 ही चीजें मुख्य थी। एक तो आपको संख्या के बारे में पढ़ना था, परिमेय या परिमेय बताना था, और दूसरी बात क्या थी, परिमेयकरण पढ़ना था। यही था इसमें छोटा मोटा, ठीक है ना। और रेकरिंग वाले क्वेश्चंस जो होते थे, मतलब कि नहीं बार वाले जो क्वेश्चंस होते थे, उनको किस तरह से हम परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित करते थे, वो सब था। और संख्या रेखा पर जो है कि नहीं हमारे जो टर्मिनेट नंबर थे, मतलब कि पुनरावृत्ति वाले रहे हो या फिर पुनरावृत्ति, या फिर एक और जो होता है अशांत आवर्ती या अशांत अनावर्ती रहा हो, वो वाले क्वेश्चंस भी हमने किए हैं, किस तरह से उन्हें हम नंबर परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बेटा शुरू करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब बहुत ज्यादा भागने से भी कोई मतलब नहीं है, हम लोग आगे चल ही रहे हैं, काफी आगे चल रहे हैं। चलिए, तो आपके सामने रहा पहला क्वेश्चन। आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन है कि 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। आपको पहला क्वेश्चन ये बताना है कि 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। 5 परिमेय संख्या बताओ, परिमेय संख्या। और चलिए 2 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि सिर्फ 2 ही अपरिमेय संख्या पूछ रहा है ज्यादातर, तो 2 अपरिमेय संख्या भी इसके बीच की बताना है। आपको पता है ना कि कैसे हम लिखते थे सब कुछ। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का हल। 3/5 और 4/5 के बीच की
आपको 5 परिमेय संख्या बतानी है और आपको इसके बीच की 2 अपरिमेय संख्या बतानी है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह क्वेश्चन में। तो देखिए आपके सामने पहला जो क्वेश्चन है इसको किस तरह से हल करेंगे, तो ये रहा इस प्रश्न का हल। हल में पहले हम निकालेंगे 5 परिमेय संख्या। तो आपको पता है कि आपके पास 3/5 है और दूसरा नंबर आपके पास है 4/5। तो मैंने बताया था कि इनके बीच का नंबर निकालने के लिए परिमेय संख्या तो इनका हर बराबर बनना चाहिए। तो हर तो बराबर है, तो जब इसका हर बराबर है तो उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हर कभी बराबर हो जाए और उसके बीच देखना है कि संख्या मिल पा रही है 5, तो 3 से 4 एक ही मिल पा रहा है, एक भी नहीं मिल पा रहा, तो उसके हर को हम जितना बड़ा करते जाते हैं उतना ही उसके बीच की संख्या मिलती जाती है। तो एक काम करते हैं, हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो नीचे वाले में भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि उसका जो हर है वो बदले ना। इसलिए हमें हर को सेम रखने के लिए इसमें भी 5 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 4 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40/50। अब आप इनके बीच की 5 परिमेय संख्या लिख सकते हो, तो मैं इधर लिख देता हूँ 5 परिमेय संख्या। 30 के बाद आता है 31/50, फिर 32/50, है ना, 33/50 लिख सकते हो, 34/50 एंड देन लास्ट 35/50। हो गई 5 संख्या, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। तो आप ऐसे नहीं लिख देना, ऐसे बना के लिख दो। आपको नीचे लिखना पड़ेगा कि इतने और इतने 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं बराबर, इन सभी को लिख देना है काम लगाकर। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि इनके बीच की 2 अपरिमेय संख्या। तो मैंने बताया था कि जब अपरिमेय संख्या निकालना होता है, क्या निकालना होता है बेटा, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या निकालने के लिए जो संख्या दी होती है उसे हमें डेसिमल में बदलना पड़ता है, तभी हमें पता चलता है। तो देखिए जो संख्या हमारे पास दी है, एक 3/5 दी है, इसको आप डिवाइड करो तो 5 छक्का 30, और दूसरी संख्या दी है 4/5। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 0.5 40 होता है, राइट, यही बनेगा। अब आपको इनके बीच की ऐसी कोई संख्या है जो कि 0.6 और इतने के बीच आए, तो अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप इसके बाद एक 0 लगा लो, तो यहाँ पर भी एक 0 लगा सकते हो। अब आप देखो इसके बाद 60 से लेकर 80 के बीच में कुछ संख्याएं मिलेंगी, तो देखो इसके बीच में आप 0.61 मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, 60 जो है 80 और 60 के बीच मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो देखो 61 ही आएगा, तो 61 फिर 01 001 0001 डॉट डॉट डॉट, एक संख्या हो गई। एक और लिखना है आपको तो एक और लिख दो, तो आप 62 लिख सकते हो, 63 64 65 66 कुछ भी। अगर आप 80 है इससे पहले 79 तक लिख सकते हो, तो अगर आप 79 लिखना चाहते हो तब भी हो जाएगा, ये लो। तो पहले 0 तो लगाना पड़ेगा, 0.79.0 कुछ भी रिपीट कर दो, 003 कर देता, 03 003 0003 डॉट डॉट डॉट, ये सब संख्या इनके बीच में ही आएंगे। ठीक है, अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन अच्छा मैं अपने से देता हूं कि चलो 3/7 व 8/3 इनके बीच की परिमेय संख्या बताओ। तो मैंने बताया परिमेय संख्या बताने के लिए इनका हर सेम होना चाहिए पहली बात तो, और 8/3 दोनों का हर सेम करने के लिए इन दोनों कैल्शियम देख लो, नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, जो इसका हर है इसको इन दोनों मल्टीप्लाई करवा दो, तो 3 में 3 से और 7 में भी 3 से, तो 3 तरीक करना हो 7 तरीक 21, यहाँ पर इसका हर 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई, तो 8 सते 56 हो जाएगा और 3 सते 21, तो ऊपर हो जाएगा 56/21। अब आप देख सकते हो इनके बीच की आप आराम से लिख सकते हो 5 परिमेय संख्या। तो इनके पास की 5 परिमेय संख्या कौन सी लिख सकते हो, आपको साफ साफ दिख रही है, 9 से लेकर 56 के बीच, तो 9 के बाद 10/21 लिख सकते हो, 11/21 लिख सकते हो, 12/21 लिख सकते हो, 13/21 लिख सकते हो, 14/21 लिख सकते हो, 15/21 लिख सकते हो। ये लो मैं 6 लिख दिया, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं, 6 7 जितनी भी अपन लिखना लिखते चले जाओ। ठीक है, ओके। अगर मैं इनके बीच पूछ लेता कि अपरिमेय संख्या बताओ, तो कोई बात नहीं, 3/7 है, इसको डिवाइड करना पड़ता, फिर आपको 3/7 को डिवाइड कर लो, तो 0 कितना हो जाएगा, ये डिवाइड करोगे तो 28 7 चौक 28, है ना भाई, 0.7 3 का मतलब 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, फिर 0 7 दूना 14, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 7 8 56। ठीक है ना, इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है ना, बस इतना ही काफी है। ठीक है ना, डाट डाट करना हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आगे है आपके पास 8/3, इसको भी डिवाइड करोगे तो चला जाएगा पहली बार, तो 3 दूनाई 6, है ना, 3 दूनाई 6, 2 हासिल, 2 में पॉइंट लगाओगे 20, तो 0 लगाओगे 20, तो 3 छंग 18, 2 20, 3 छंग 18, 3 छंग 18 डाट डाट, ये भी चलता रहेगा। अब हमके इनके बीच के लिखना है
परिमेय संख्याएं, सॉरी अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या जब लिखोगे तो चलो पहला 2 ही लिखना है। तो देखो ये 428 है, ये 666 है। तो आपको पता है ना कि 400 के बाद 428 है और ये 666 है, तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे। या कोई बात नहीं, आप ध्यान से देखोगे तो इनके बीच में ये 0.1 से शुरू है, तो इसके बीच में एक संख्या ऐसी भी है, एक भी आएगा इनके बीच में। देखो ना 0 से शुरू तो एक नहीं आएगा, तो एक लिख दो, 1.01 001 0001 डॉट हो गया एक परिमेय संख्या। आप ध्यान से देखो तो इसके बीच में √2 भी आएगा। क्यों √2 आएगा? क्योंकि √2 आप जानते हो इसका वैल्यू कितना होता है, 1.414, ये भी चलता रहता है। तो ये एक अपरिमेय संख्या होती है ना, तो आप इनके बीच देख लो भाई, 1.414 जो है उनके बीच में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब आपका √2 भी हो जाएगा। तो एक आपका पास हो जाएगा, √3 भी ले सकते हो आप चाहो तो √3 भी लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो √3 भी ले सकते हो, क्योंकि √3 भी हो सकता है इसके बीच में, क्योंकि इसका वैल्यू 1.732 होता है। अब देखो 0 से ज्यादा 2 से कम ही तो है ये, इसका मतलब ये वैल्यू भी आपकी जो आ रही है √2 और √3, तो आप इसको चाहो हटा सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं है, हमने इसको बताने के लिए लिखा था। तो आपके पास एक √2 और एक √3 है जो इनके बीच में आ रही है, तो इन्हीं दोनों को लिख दो, उसको भी ना लिखना हो लिखो, ठीक है, सिंपल है ना। इस तरह जो भी बताना हो परिमेय संख्या उसके आगे यही सब लगा देते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। हम दूसरा क्वेश्चन आपके पास है बेटा, दूसरा क्वेश्चन आपके पास है √2 का स्थान निर्धारित कीजिए। आपको संख्या रेखा पर √2 को प्रदर्शित करना है, √2 को प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा पर दिखाना, आप समझ जाना इस क्वेश्चन को। संख्या रेखा पर आपको √2 को प्रदर्शित करना है। तो आपको सिंपल है, मैंने बताया था कि अगर आपको संख्या रेखा पर √m को कभी भी प्रदर्शित करना होता है तो सबसे पहले आपको √m-1 को प्रदर्शित करना होता है। तो यहाँ पर आपके पास √2 है, तो आप √2 से 1 को माइनस कर लो, तो कितना आया √1, और √1 का मतलब कितना आ जाता है निकल के 1 ही आता है। इसका मतलब आपको संख्या रेखा खींचनी है, उसमें आपको एक जगह ये 0 लो या O लो, और यहाँ पे 1 लो और आगे 2 भी आप लेना हो ले सकते हो। आपको संख्या रेखा पर 1 को लेना है, तो 1 यहाँ तक आया। जहां पे 1 आता है, जहां पर 1 आता है वहां से आपको एक परपेंडिकुलर खींच देना होता है, ये तो आपको पता ही है। तो चलिए हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं। ये परपेंडिकुलर खींचने के बाद आपको ये भी पता है कि इसमें से एक यूनिट ही कट करते हैं, हमेशा एक यूनिट जहां पे कट करेगा उन दोनों को मिला देते हैं। मान लो ये बिंदु आपका B है, इसको मान लेते हैं A था, इसके बीच की दूरी A और B हो गया। फिर मैंने बताया था कि ये एक प्रकार से रेडियस हो जाती है, और इसी रेडियस को आगे जब बढ़ाएंगे तो ये संख्या रेखा पर कहीं ना कहीं कट करेगा। तो आपका यहाँ से लेकर के जो दूरी है यहाँ तक की, यही आपकी √2 हो जाएगी। दिस इज करेक्ट आंसर। कैसे आती है जान लो जरा, क्योंकि ये एक में जब खींचोगे तो एक सर्कल बन जाता है, सर्कल टाइप, और ये सर्कल की रेडियस हो जाती है, रेडियस तो बराबर होती है, जितना ये होगा उतना ही आएगा। अब समझो ये कितना होगा, तो ध्यान से देखो, ये 1 है, हमने इसको 1 यूनिट कट किया था, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप जब इसको निकालोगे तो √2 आ जाएगा, √2 खींच दोगे तो ये संख्या रेखा पर यहाँ पे कट करेगा, तो ये पॉइंट आपका √2 हो जाएगा। इस तरह से हम संख्या रेखा पर इसे प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद है ये चीज आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से √5 को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपको आता है। चलो खैर बता ही देता हूं कि अगर आपको √5 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे। अगर आपको √5 को रिप्रेजेंट करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि संख्या रेखा पर √5 को क्या करो, प्रदर्शित करिए, निर्धारण इसका निर्धारित कीजिए कहाँ पे आएगा। तो मैंने बताया कि जो भी दिया हो उसमें से एक माइनस करते हैं, तो कितना आएगा √4 बाहर आएगा 2 आएगा। कोई बात नहीं, लाइन खींचो, आपको पता है यहाँ पर 0 ले लो, फिर ये 1 यूनिट होता है, ये 2 यूनिट होता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम A को ले लेते हैं, और यही आगे कुछ जाने की जरूरत नहीं है। अब मैंने बताया कि 2 यूनिट आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 बचा है ना, तो 2 का मतलब ये हुआ कि हमें इस पे अब कितना खींचना है, 2 वाले यूनिट से खींच करना। तो यहाँ से यहाँ तक 1, फिर ये 1 2 हो गया, और हमेशा ऊपर एक परपेंडिकुलर उसी पॉइंट से खींचेंगे, और इसमें हमेशा 1 यूनिट ही कट करते हैं। जहाँ पे कट करेगा इस पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे। मिलाने के बाद जहाँ पे कट किया इसको कुछ नाम दे दो, चलो भी देते हैं। फिर आपको देखना है कि ये तो 2 था और ये तो 1 ही कट करते हैं, हमेशा 1 कट करते हैं। दोनों का इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर 2 दूनी 4, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो 4 और 1 5 हो गया। 5 का स्क्वायर रूट लोगे तो ये आ जाएगा √5, है ना। अब मैंने बताया कि ये √5 है, जब इसी को आगे बढ़ाओगे ऐसे तो ये संख्या रेखा पर कहीं ना कहीं कट करेगा, जहां पर ये कट करेगा वहीं पर आपकी वैल्यू √5 हो जाएगी। उम्मीद है कि अब तो समझ में आ गया होगा कि कोई भी वैल्यू होगी आप किस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। जिसको भी रिप्रेजेंट करना उसमें -1 करने के बाद जो आएगा उसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, तभी आप उसे रिप्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए
आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, बेहतरीन तरीके से करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि दिखाइए 1.272727 1.27 को पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। मतलब कि आपको ये सिद्ध कर देना है कि 1.272727 जो जा रहा है ये बराबर जो है कि 1.27 जो आया है ये एक पी बाई क्यू के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। हमें ये सिद्ध करना है कि इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पी और क्यू दोनों पूर्णांक हैं। तो इस तरह क्वेश्चन मैं कितने बार बता चुका हूं, तो चलिए इसको भी एक बार फिर से देख ही लेते हैं। जब इसको हल करते हैं मैंने बताया था कि आप जब भी हल करोगे ऐसे क्वेश्चंस को तो जो दिया होता है उसे x मानते हैं। तो x बराबर क्या दिया है, बार को हटा कर लिखेंगे 272727 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसको मैंने कहा था इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, मान लिए। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि आपको देखना है कि पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर हैं जो रिपीट हो रहे हैं, या तो नहीं समझ पाए तो कितने नंबर के ऊपर बार लगा है। तो जाहिर बात है जितने नंबर रिपीट होते हैं उतने के ऊपर ही बार लगता है। तो देखो पॉइंट के बाद 272727 यानी कि 2 नंबर ऐसे हैं 2 और 7 जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने बताया था कि उतने ही नंबर से एक के आगे उतने ही जीरो लगाकर दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो एक के आगे 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर। याद करो इस चीज को, मैंने इस चीज को आपको कई बार बताया हूं कि जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि पॉइंट के बाद अगर एक नंबर रिपीट होता है तो सिर्फ 10 लिखते, 2 नंबर रिपीट हो रहे तो 2 जीरो, 3 नंबर रिपीट हो रहे 3 जीरो एक के आगे। ठीक है ना, अब 100 से मल्टीप्लाई करवा दो इसमें तो ये हो जाएगा आपका 100x। इसमें जब 100 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये पॉइंट 100 में 2 जीरो तो 2 अंक खिसक जाता है, यानी इधर आपका आ जाएगा 127.2727 डॉट 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 इक्वेशन सेकंड। बताओ समझे भाई, इसमें 2 जीरो थे ना तो ये पॉइंट 2 नंबर खसक जाता है। ठीक है, इस बात 3 पॉइंट होते 3 नंबर खसकता, अगर 1 जीरो होता तो 1 नंबर खसक जाता। इस बात क्या है, यहाँ पर 2 जीरो है इसलिए 2 नंबर खिसक के 27 इधर आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया। इतना करने के बाद मैंने कहा था कि समीकरण 2 से ही हमेशा समीकरण 1 को घटाने पर, किसको, 1 को घटाने पर, चलिए 1 को घटा देते हैं। तो आप जब 1 को घटाओगे तो क्या आएगा, 100x से 1x चला जाएगा, इधर बचेगा आपका 99x। राइट, इधर देखो पॉइंट से पहले वाले को पॉइंट से पहले वाले से माइनस करते हैं। तो देखो पॉइंट से पहले आपके पास 127 है, अब पॉइंट के बाद वाला तो घट ही जाएगा पूरा। तो 127 से पॉइंट से पहले 1 है तो 127 से 1 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 126। और दशमलव 2 में से 2 जाएगा आपका 0, 7 से 7 गया 0, 2 से 2 गया 0, 7 से 7 गया, इसका मतलब आगे 0 ही आता रहेगा। इसका मतलब आप चाहो तो इसको 99x बराबर सिर्फ इसको 126 ही लिख सकते हो, लेकिन हमें तो x चाहिए तो x बराबर आप लिख सकते हो 126/9 और 9। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि आप इसे काट भी सकते हो ना 3 से, तो 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 9 से भी कट जाएगा ना, 9 कम 9, चलो 9 से काट देते हैं। देखो 9 से कट जाएगा, 9 कम 9, 1 कम 9, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 9 से इसको काटो, 9 1 कम 9, 3 यहाँ से 9 चौके 36, यानी आप यहाँ से x बराबर कितना निकाल लिए, 14/11। अब देखो ये p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि p बाई क्यू के फॉर्म में उसी को लिखते हैं जिसमें p और q जीरो ना हो। क्यों इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब हर जीरो नहीं होना चाहिए और दोनों एक पूर्णांक होना चाहिए। देखिए आप पूर्णांक है ना, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, आप कर लोगे ना इस तरह क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और बता दूं क्या, चलो अगर आपके पास ये 0.6 होता बार इसके ऊपर तो क्या करते, मैंने कहा था कि बार को हटाकर तो ये हो जाएगा 0.666 डॉट 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 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको मैं शॉर्टकट में करता हूँ। अब देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, 1 नंबर रिपीट कर रहा है, इसलिए हमें एक जीरो लगाएंगे तो इधर 10x हो जाएगा, इधर पॉइंट इधर खसक जाएगा, यानी 0 और 6 इधर आ जाएगा, और फिर 0.666 डॉट 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 इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है ना भाई, पॉइंट भाई 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में 1 जीरो होता है तो 1 पॉइंट खसकेगा इधर। अब आपको पता है कि इस जीरो कोई मतलब नहीं है तो 6 में 0 घटा देंगे, इधर इसमें से घटाएंगे तो ये 9x बचेगा, इधर घटाओगे 6 में 0 घटेगा तो 6 ही आएगा, 6 में 6 गया 0, इधर भी 0 आता रहेगा। अब इधर आप देख सकते हो कि इधर पॉइंट के बाद कोई मतलब ही नहीं है 0 का, तो 6/9, 3 से काट दो, 3 गुना 6, 3 3 का 9। ये भी आपके क्वेश्चन चैप्टर का ही क्वेश्चन है, हो गया ना, देखो 2/3 आ गया समझ में। अब इस तरह क्वेश्चन आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते, आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन में आपको दशमलव प्रसार बताना है। क्या बताना है आपको, बाकी क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ इसमें आपको दशमलव प्रसार बताना है, दशमलव प्रसार।
दशमलव प्रसार में आपको ये बताना है कि जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, शांत है या फिर अशांत है, यही बताना है बस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके पास 4 1 8। ये लो पहला क्वेश्चन आपके सामने है 4/4 1 8 ये दिया है। तो मैंने कहा 8 चौके 32 हो जाएगा और एक जोड़ दोगे 33/8 यही आएगा। 8 चौक 32 एक 33। अब हमें तो पता नहीं है अभी कितना होगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड करना पड़ेगा तभी तो बता पाएंगे। तो 8 से 32 को डिवाइड करते हैं 33 को, तो 33 को हम 8 से डिवाइड कर दो 8 से। 8 चौके 32 होता है, 3 में से 2 गया 1, नहीं जा रहा, पॉइंट बढ़ाएंगे 0 लगाएंगे, 8 एक कम 8 होता है, कितना बचा 2, नहीं जा रहा 0 बढ़ा लो, 8 पंचे नहीं 8 दूनी 16 होता है, नहीं जा रहा 4 आया, नहीं जा रहा 0 बढ़ा, 8 पंच 40 होता है। यानी आपने देखा कि वहां पर अब 40 काट दोगे कट जाएगा, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 4.125। आपने क्या देखा कि ये संख्या पॉइंट के बाद रुक गई, इसका मतलब ये क्या है, एक शांत संख्या है, शांत लिख दोगे। ठीक है, समझ गए। चलिए आइए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी का। आइए इसी का सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, उसमें भी दशमलव प्रसार करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है 329/400 329/400। चलें इसको भी देख लें। आइए इसको भी देख लेते हैं, इसको कैसे डिवाइड करेंगे। तो इसमें तभी हम कुछ कर नहीं सकते, तो चलिए 329 को सीधा डिवाइड करते हैं, क्योंकि डिवाइड करके ही बताना होगा, आपके बुक में ऐसे ही दिया डिवाइड करके। 400 नहीं जा रहा, देखो साफ साफ 4 से 300 नहीं जा, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब आपको पता है 0 लगा दिए तो एक 0 लग गया, कितना बन जाएगा ये 3290। कितने बार जा सकता है, 4 8 32 और 4 9 36, तो 8 बार ले जाएंगे। 8 बार ले जाओ तो 8 चौके 3200 हो जाएगा। माइनस कर देंगे तो ये 0 आएगा, ये 9 आएगा, 2 में से 2 गया 0, बस 90 ही बचेगा, है ना। अब नहीं जा रहा, फिर से 0 बढ़ाएंगे। आपको पता है 40 400 दुनाई 800, तो 2 बार ले जाओ 800, यहाँ माइनस करेंगे तो ये बचेगा 100। जा रहा है, नहीं जा रहा, फिर से हम एक 0 अपने से बढ़ा सकते हैं, एक 0 सिर्फ, 2 0 बढ़ाएंगे तो एक 0 वहां भी लगाएंगे पड़ेगा। तो कितने बार जाएगा, 4 दुनाई 8 4 3 12, 2 बार ही जाएगा। माइनस कर दो तो कितना बचेगा आपका 200, नहीं जा रहा, एक 0 बढ़ा लो, 5 बार ले जाओ, देखो 5 चौके 20 और 2 0 और लगा दो, देखो माइनस हो गया, यहाँ पर कितना बचा 0। इसका मतलब इसको जब हमने डिवाइड किया तो ये आया आपके पास 0.8225, जो कि एक शांत संख्या है। क्या है, एक शांत, ठीक ना। अगर कोई संख्या ऐसी आती, ऐसे अगर मैं देता था 1.23514149 ऐसे आता, इसका मतलब ये फिर अशांत हो जाती है, क्योंकि आज रुक ही नहीं रही है, ठीक है ना। इस बात को याद रखना। हो सकता है आप कोई क्वेश्चन आपके पास हो जिससे 1/7 है, देखो 14 27 ऐसे कुछ करके आ रहा है, 14 28 57 ऐसे डिवाइड करते जाओ, लगभग 16 डिजिट के बाद वो रिपीट कर रहा था ना, नहीं 6 डिजिट के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास दिया है कि 4.23 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। आपके पास दिया है 4.23, इसे संख्या रेखा पर निर्धारण करना है, संख्या रेखा पर निर्धारण करना है। तो मैंने बताया था कि जब संख्या रेखा पर निर्धारण करना है तो आपको लाइन खींचना पड़ेगा। ये लो एक लाइन मैंने ये खींच दिया, 1 2 3, एक और खींच दिया, चलो एक और खींच लेते हैं, 3 लाइन में हो जाएगा। देखिए पहले लाइन में हमें पता है कि ये होता है 0 से लें कि 1 से लें, 1 से लेते हैं। 1 से 10 तक आप गिनती लिखना है, 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। अब आपको ये देखना है कि नंबर जो दिया है वो किसके बीच में आएगा, तो 4 दशमलव समथिंग है, इसका मतलब 4 दशमलव समथिंग है 4 और 5 के बीच में, तो आपको ये 4 और 5 का प्रसार करना है। तो ये 4 है, ये 5 है, तो 4 वाला प्रसार यहाँ पे आएगा और 5 वाला यहाँ पे लिख देंगे 5 और यहाँ पर लिख देंगे 4। तो आपको पता होना चाहिए 4 के बाद आता है 4.1, फिर आता है 4.2, फिर 4.3, 4.4, 4.5, 4.6,
4.7, 4.8 एंड देन 4.9। ठीक है, ओके। इतना करने के बाद आप थोड़ा दूर दूर लिख लीजिएगा, मैं पास पास में लिख दिया हूं। ठीक है, अब इसके बाद आपको फिर से पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपके पास जो वर्ड है 4.2 फिर आगे 3 है, तो 4.2 और 3 लाना था, यानी कि 4.2 और उसके आगे वाला नंबर के बीच में आएगा, यानी एक ठो तो यहाँ पर आएगा और एक ठो आपका यहाँ चला जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका 4.2 नहीं 3 और यहाँ पर आपका आएगा 4.2। आपको पता होना चाहिए 4.2 1 फिर 4.2 2 फिर 4.2 3 4.2 4 4.2 5 4.2 6 4.2 7 4.2 8 4.2 9 लिख दिए। अब हमको चाहिए क्या था 4.23, तो आपको साफ साफ दिख रहा है 4.23 जो आपका आंसर है वो यहाँ पर है, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना, दिस इज योर करेक्ट आंसर। बस ऐसे ही संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना, चलिए अब अगले क्वेश्चन में आपको सरल करना है, हटा दो इसको। आइए अगला क्वेश्चन जो आपका उसमें सरल कीजिए, क्या कीजिए, सरल कीजिए। चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक के सारे क्वेश्चन को आज रिकैप कर दूंगा। ठीक है ना, हो सकता है एक वीडियो और लाऊंगा, वैसे कोशिश करूंगी इसे में सारा रिप्रेजेंट हो जाए। ठीक है ना, एक वीडियो एक ही में, कोई ज्यादा खास है ही नहीं इस चैप्टर में, चैप्टर 1 से 4 तक में कुछ है ही नहीं ज्यादा। ठीक है ना, तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास दिया है, सरल करना है √5 + √2। पहला क्वेश्चन आपके पास √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो आप जब इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। यहाँ पर a पहला वाला, b दूसरा, तो यहाँ पर आपके पास जिसका स्क्वायर करना है √5 √2 का होल स्क्वायर, इसको करना है तो a² मतलब a क्या है √5, तो √5 का स्क्वायर प्लस b², b क्या है √2, तो ये लो √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a कितना है, a आप देख सकते हो √5 है, √5 × √2। आपको पता है √5 से ये कट जाता है मतलब 5 आएगा, ये भी इससे कट जाता है मतलब 2 आएगा, प्लस रूट के अंदर वाली रूट के अंदर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है तो 5 2 जा 10। ठीक है, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 5 2 7 प्लस 2√10। अब ये नहीं जोड़ देना क्योंकि इसके साथ √10 लगा है, बॉर्डर इसके साथ कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ये दोनों एक साथ नहीं जोड़ सकते। तो बात समझ आई, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ लोग जोड़ देंगे 7 2 9 √10, पगलेट कहीं के, ऐसा नहीं करना। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का सेकेंड पार्ट। आइए सेकेंड क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है 3 + √3, 3 + √3 और अगले में है 3 - √3, इसे करना है। तो आपको पता है वही चीज, जब एक ब्रैकेट में a + b हो फिर एक में a - b हो तो फार्मूला क्या बन जाता है, a² - b²। मतलब पहले दिया है 3 + √3 और एक में दिया है आपका 3 - √3, तो क्या होगा a² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। मैंने बताया 3 3 का 9 माइनस √3 कट जाता है 3, 9 में 3 घट जाएगा 6 आपका। ठीक है, आया समझ में? अगर नहीं समझ में आया तो डूब भरो चुल्लू भर पानी में, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला भी आपको सरल ही करना है। आइए अगला क्वेश्चन आपके पास थर्ड है, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। तो मैंने बताया था आपको फार्मूला याद हो कि अगर a की पावर m हो इंटू b की पावर भी m हो तो उन दोनों के एक ब्रैकेट में करके सिर्फ एक ही पावर लगा दो क्योंकि दोनों का पावर सेम है। ऐसा ही कुछ इसमें भी है। तो आपके पास जो क्वेश्चन दिया था 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, तो क्या करेंगे 7 और 8 को एक ब्रैकेट में भर के 1/2 लगा देंगे, तो 7 8 होता है 56 की पावर 1/2, तो इस करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसी का देखो फोर्थ नंबर है 125 की घाते दिया हुआ है 125 की पावर 1/3। तो आपको पता है कि आप इसको तोड़ सकते हो तो 5 की घाते 3 लिख सकते हो और पहले से पावर हमारे पास दिया है 1/3। तो आपको पता होना चाहिए कि पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 3 से 3 कट जाएगा, 5 की पावर 1 बचेगा, मतलब वैल्यू 5। दिस इज योर करेक्ट आंसर। आगे समझ में? चलिए, है ना आसान? आपको लग रहा होगा गुरुजी मजाक कर रहे हैं, इतने आसान आसान क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है कौन कौन से एक चर वाले बहुपद हैं। बताना है एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद। बहुपद तो पता होना चाहिए आपको कि जो बहुपद होता है हमारा,
जिसे हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं, वो हमेशा जो चर होगा उसकी घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तो आपको पता है जो कि क्या होती है, 0 शुरू होती है। तो चलिए आपके पास पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये क्या चल गया। पहला क्वेश्चन है आपके पास x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस 50, y की पावर 3 प्लस 50, y की पावर 3 प्लस 50। चलो बताओ ये जो क्वेश्चन है ये एक बहुपद है या नहीं। तो पहली बात तो आप देखोगे, मैंने कहा था कि चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर दो चर हैं, एक चर ये है, एक चर ये है, दोनों एक चर हैं, है ना, मतलब दो चर वाला हो गया। लेकिन इन दोनों की घात भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या है। लेकिन उसने कहा था कि एक चर वाला चाहिए, तो यहाँ पर दो तो चर आ गए, जिसकी वजह से ये बहुपद तो है, ये बहुपद है, परंतु एक चर वाला नहीं है, परंतु एक चर वाला नहीं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि बताओ एक चर वाले बहुपद, इसका मतलब ये तो एक चर वाला नहीं है, ठीक है ना। तो यानी ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला दिया है 3√t प्लस t√2, 3√t प्लस t√2। बताओ ये बहुपद है? अगर बहुपद है, एक चर वाला है नहीं। तो पहली बात तो देखो यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो चर है वो क्या है, t। यहाँ पर आप देख सकते हो t हमारा चर है, तो यहाँ पर जो t है उसकी पावर तो एक है, जो कि एक होल नंबर है, एक पूर्ण संख्या है। लेकिन ये जो t है, जब रूट के अंदर कोई t होता है तो उसका मतलब वो पावर 1/2 होता है। रूट का मतलब पावर 1/2, तो पावर 1/2 क्या होल नंबर होता है, क्या पूर्ण संख्या होती है। तो ये तो पूर्ण संख्या है ही नहीं, इसका मतलब ये हमारा बहुपद ही नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है, ठीक है ना। तो जब ये बहुपद ही नहीं तो एक चर वाला दो चर वाला बताने की जरूरत नहीं। ये नहीं एक उदाहरण से एक चर दिख रहा है तो आंसर एक चर वाला, पहली बात बहुपद ही नहीं है तो चर कहां से आ जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन इसी में एक और है, 4x² प्लस 3x प्लस 7। चलिए इस क्वेश्चन की बता दूं, क्या ये बहुपद है। तो यहाँ पर देखो एक चर ये है, ये भी चर ही है, तो इसकी घात 2 है जो कि एक पूर्ण संख्या है, इसकी घात भी 1 है जो कि पूर्ण संख्या है। अब यहाँ पर देखो क्या ये दो चर वाला है क्या, नहीं, यहाँ पर एक ही चर है x। तो यानी ये हमारा बहुपद है, ये हमारा बहुपद है। और कितने चर वाला, तो एक चर वाला। कितने चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है, ठीक है ना, बात समझ आई। चलिए तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी फिनिश हो जाता है। अब आप लोग ये बताइए कि आपको दिक्कत कहाँ पर हुई क्वेश्चन को, क्या इस क्वेश्चन को करने में आपको कहीं पर किसी भी तरह का तकलीफ का सामना करना पड़ा, नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आपको शून्यक बताना है। अगले क्वेश्चन में आपको शून्यक बताना है। चलो क्वेश्चन है आपके पास px दिया हुआ है ax प्लस डी, क्या दिया है, ax प्लस डी। शून्यक बताओ, क्या बताओ, शून्यक। तो मैंने बताया था आपको कि जब भी आपको शून्यक बताना हो तो आपको px को हमेशा 0 के बराबर रखना है। px आपके पास ax प्लस डी दिया था बराबर 0, तो ax बराबर d उधर जाएगा माइनस का, देन x बराबर आ जाएगा माइनस का d अपन a। दिस इज योर करेक्ट आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम निकालते हैं शून्यक, ठीक है ना, बात समझ आई। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके पास है, स्क्रीन पे देखिए क्या है। अगर हमारे पास एक बहुपद दिया है px, याद है आपको, जब ऐसे डिवाइड करते हैं जो यहाँ पर आता है उसे हमेशा px कहते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे gx बोलते हैं, जो यहाँ पर आता है उसे क्वेश्चन qx बोलते हैं, जो रिमाइंडर बच जाता है उसे rx बोलते हैं। तो कहता है एक बहुपद है जो कि क्या है, x³ माइनस x² माइनस ax² प्लस 6x माइनस a, यही दिया है। इसको यदि हम x माइनस ए से भाग देते हैं, x माइनस ए से भाग देते हैं, मतलब ये हमारे पास क्या दिया है, gx। तो शेषफल बताइए, तो शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि हमारे पास यदि ax² माइनस यदि x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा, शेषफल कितना आएगा। तो मैंने बताया ना कि जिसको भाग देते हैं वो px होता है और जिससे भाग देते हैं वो gx होता है। और आपको इतना ही पता होना चाहिए क्वेश्चन में, और हमें जब भी शेषफल निकालना होता है तो जो हमारे पास gx दिया होता है, हल कर रहा हूं, हल, जो हमारे पास gx दिया होता है उसी को हमेशा 0 के बराबर करते हैं। gx हमारे पास दिया था x माइनस a, इसको 0 के बराबर कर दो, देन x बराबर आपके पास a आ जाएगा। और आपको इसके बाद मैंने ये बताया था कि जब भी आपको क्या निकालना हो, शेषफल,
जब भी आपको शेषफल निकालना हो तो शेषफल बराबर आपको रखना होता है px को, राइट। तो आपके पास देखो शेषफल कितना निकालना है, तो शेषफल निकालने के लिए px कितना दिया है आप देख सकते हो, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। आप देख सकते हो x बराबर a आया है तो लिख दो a का क्यूब माइनस a इंटू ए का स्क्वायर प्लस 6a माइनस ए। देखो इसको क्यूब करोगे तो कट ही जाएगा, ये 6 से घट गया तो 5 बचेगा। दिस इज योर शेषफल। बात समझ में आ गई? ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको गुणनखंड करना है, वो भी सर्वसमकाओं का प्रयोग करके। सर्वसमका का प्रयोग करके आपको 105 इंटू 106 का गुणा करना है, वो भी सर्वसमका का प्रयोग करके। तो आपको याद होना चाहिए कि इसको आप पहले वाले को आप 100 प्लस 5 लिख सकते हो और दूसरे वाले को 100 प्लस 6 लिख सकते हो। तो याद करो, एक फार्मूला आपके दिमाग में आया होगा कि यदि आपके पास x प्लस ए और x प्लस बी ऐसे दो इक्वेशन हो तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। याद करो, तो यही फार्मूला लगा दूंगा इसमें। तो हमारे पास जो था कितना था 100 प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में 100 प्लस 6 बराबर x कितना है जो दोनों में सेम होता है उसे x बोलते हैं, यानी 100 दोनों में है तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस a प्लस बी यानी कि a और b मतलब 5 और 6, तो 5 प्लस 6 इंटू 100 और प्लस ए बी मतलब 5 इंटू 6। तो यहाँ पर कितना होगा 1000 मतलब 2 जीरो और लग जाएंगे तो 10,000 बन जाएगा। और ये प्लस कितना हो जाएगा 6 5 11 कम 1100, राइट। और इसके बाद 6 पंचे 30, सबको ऐड कर दूं 10,000 में 1100 और ऐड कर दो तो 10,000 में 1000 और 11,000 11,100 में और जोड़ दो 11,130। तो यहाँ पर आप जरा जाए 11,130। दिस इज योर करेक्ट आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आपको फिर से गुणनखंड करना है। गुणनखंड करना है वो भी इस बार सर्वसमका का प्रयोग करके। क्या करना है गुणनखंड, तो आपको पता होना चाहिए गुणनखंड कैसे करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके पास है, आपके सामने पहला क्वेश्चन दागा जा रहा है जो है 2x स्क्वायर प्लस 7x 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ये क्वेश्चन है। गुणनखंड करने के लिए मैंने बताया था कि हमेशा ऐसे 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 बताते हैं। तो 3 दूनी 6, तो आपको 6 के ऐसे दो फैक्टर करना है कि उनको प्लस करने पर 7 आए। तो 6 के फैक्टर तो 6 के फैक्टर कौन कौन से बन सकते हैं, 6 के फैक्टर कौन कौन से बन सकते हैं, एक तो आप 2 तिहाई 6 कह सकते हो और एक 6 कम 6। तो अगर आप 3 और 2 को जोड़ोगे 7 आएगा नहीं, तो यानी पहला वाला नहीं होगा। और 6 को जोड़ोगे तो 7 मिल जाएगा, यानी कि एक 6x हो जाएगा और एक x मतलब एक x मतलब x ही होता है। अब बात आती है दोनों को प्लस करना है, इस मतलब दोनों प्लस में हो जाएगा प्लस 3। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है भैया, 2x कॉमन है, ले लो। तो बचेगा आपका x प्लस 2 तिहाई 6 और प्लस का 1 कॉमन ले लो, x प्लस 3 बचा। आप ध्यान से देख सकते हो दोनों में आप x प्लस 3 फिर से कॉमन है, बचा आपका 2x प्लस 1। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना, यही हो गया फैक्टर। और मैंने अभी बताया कि फैक्टर का जब बताना होता है क्वेश्चन तो ऐसे ही बताना होता है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन आपके पास है, इसको भी लिख लेते हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें गुणनखंड करना है। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। मैंने बताया था कि जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो इसका मतलब ये होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो पहले तो इसको लिख सकते हो। तो इसको आप कितना लिखोगे, तो a प्लस बी का प्लस सी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन रहा है जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है। तो इन दोनों में आप देख सकते हो 2x का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो। इसको आप 3y का बराबर लगाएंगे यहाँ पे 3y का स्क्वायर प्लस इसको आप क्या लिख सकते हो 4z का होल स्क्वायर। अब आगे वाला आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है आपको, चलो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, आप इसको तोड़ लेना। अभी मैं ऐसे ही लिखता हूँ, अब बताता हूँ आपको करना क्या है ताकि आप सही आंसर बता पाओ। आप ध्यान से देखो, ये माइनस आ रहा है किसकी वजह से, यानी वाई जेड है तो माइनस आया और एक्स जेड है तब भी माइनस आया, यानी माइनस नहीं आया किसकी वजह से नहीं आया, यानी अगर एक्स वाई रहता है तो प्लस आता है, यानी माइनस फिर किसकी वजह से आ रहा है। देखो एक्स वाई है तो प्लस आया है, इसका मतलब जो माइनस आ रहा है वो कहीं ना कहीं जेड की वजह से आ रहा है। तो आप जेड वाले माइनस ठोक दो, हो गया। अब आपको बताया ना कि फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का है, तो a आपका 2x प्लस बी क्या है 3y प्लस सी, तो यहाँ पे प्लस सी कितना है माइनस का 4z का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर होता है मैंने कहा उसको आपको 2 बार लिख देना है, तो प्लस का 3y
माइनस का 4z एक ब्रैकेट में, और एक में आप लिख सकते हो 2x प्लस 3y और माइनस का 4z दूसरे, क्योंकि आपको गुणनखंड के फॉर्म में लिखना है। तो पावर के फॉर्म में लिख दोगे तो टीचर वो नंबर काट लेगा, ठीक है ना। तो आपको इसको हटाना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। आपको चतुर्थांश बताना है। चतुर्थांश क्या बताना है बच्चा? चतुर्थांश। चतुर्थांश बताइए। तो देखिए चतुर्थांश कैसे बताना है। पहला क्वेश्चन आपके पास है -2, 4, दूसरा है 3, -1, चौथा है -1, 0 और अगला है 1, 2। चलिए बताइए किस में जाएगा। आपको पता होना चाहिए चतुर्थांश में ये दो लाइन होती है, इसमें सारे नंबर प्लस में होते हैं, इसमें पहले माइनस होता है फिर प्लस होता है, इसमें दोनों माइनस में होते हैं, इसमें पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, पहले माइनस फिर प्लस, तो पहले माइनस प्लस फिर प्लस यानी दूसरा में है ये। फिर आपका यहाँ पर देखो ध्यान से, तो पहले प्लस फिर माइनस, पहले प्लस फिर माइनस यानी फोर्थ में है ना। यहाँ पर आप देखो माइनस फिर 0 यानी माइनस का y वाला 0 है, तो जब y वाला 0 है यानी x की ऋणात्मक दिशा में है। माइनस है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे x अक्ष पर तो है लेकिन x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पे है, तो पूरा लिखोगे ऋणात्मक दिशा, ठीक है ना। पॉजिटिव साइड इन x एक्सिस। एक और दो है दोनों प्लस में, इसका मतलब समझ गए होंगे कि ये पहला में है, ठीक है ना। उम्मीद है ये समझ गए होंगे आप। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके पास 2x प्लस 3y बराबर 9.35 के ऊपर बार है। इसको कहता है ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखो। तो आपको पता होना चाहिए कि ax प्लस बी वाई प्लस सी किस फॉर्म में होता है, ये प्लस सी बराबर 0 इस फॉर्म में। यानी आपका जो आएगा 2x इधर है प्लस 3y भी इधर, इसको इधर बना लो तो माइनस का 9.25 के ऊपर बार बराबर 0 बन गया ना ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म का। अब आपको यहाँ से abc की वैल्यू बताना है, तो यहाँ से इसकी जब कंपेयर कर दोगे, जब इसकी कंपेयर इससे करोगे तो आपको a बराबर कितना मिला 2 और b बराबर कितना मिलेगा 3 और c बराबर आप देख सकते हो माइनस का 3.5 के ऊपर बार। ये आपका आंसर हो गया अगला, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेता हूं फिर आप कर लेना। 5 बराबर 2x दिया है, 5 बराबर 2x। तो कुछ लोग के दिमाग में आएगा 5 को उधर ले जाओ, कुछ लोग के दिमाग में आएगा 2x इधर ले आओ। तो दोनों तरफ बता देता हूं। देखो पहला तरीका इसको इधर ले आओ, तो 5 माइनस 2x बराबर 0। तो इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म का बनाना है। तो ax पहले रहता है यानी कि ये, फिर प्लस बी वाई, तो प्लस बी तो है नहीं तो 0 इंटू वाई लिख दो। इसको क्या लिख दो 0 इंटू वाई और प्लस 5 बराबर 0। ये आपका पहला आंसर हो गया, ठीक है ना। आप चाहते हो कि इसको उधर ले जाने के लिए तो 2x ये 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 बराबर 0। अब देखो ax तो है प्लस बी वाई नहीं तो b को 0 इंटू वाई लिख दो। अगर x वाला नहीं होता तो 0 इंटू एक्स लिख देते हैं, और माइनस का 5 इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो या प्लस लगाकर इसको ब्रैकेट में ऐसे कर दो बराबर 0, ठीक है ना। वो भी सही है ऐसे भी लिख, लेकिन इसको लिखना जरूरी है ताकि यहाँ पर दोनों टर्म दिखना चाहिए, दो चर वाला, ठीक है ना। तो ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। बस में ए बी सी की वैल्यू बताना चाहते हो तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो a बराबर कितना मिलेगा 2, b बराबर 0 और c बराबर -5। यहाँ से देखोगे तो a बराबर आपको मिलेगा -2, b बराबर मिलेगा 0 और c बराबर 5। आंसर ये भी सही है, आपका आंसर ये भी सही है, ठीक है ना। तो घबराने वाली बात नहीं है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में आपको बताना है x प्लस वाई बराबर 4 दिया है। क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 4 का आलेख खींचना है। क्या कर रहा है, आलेख खींचिए। बहुत आसान है, आलेख खींचना है। आपको पता होना चाहिए कि जब हम आलेख खींचते हैं तो आलेख खींचने के लिए हमें पास दो कम से कम वैल्यू आनी चाहिए x और y की। तो चलो x और y की दो वैल्यू निकाल लेते हैं, एक x एक y। x बराबर 0 ले लो, जब 0 रखोगे तो y बराबर 4, अगर आप y बराबर 0 ले तो x बराबर 4 निकल आया। एक लाइन ये एक लाइन ये, आपको पता होना चाहिए 0 होता है। यहाँ से एक पॉइंट अगर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4। चलिए अब देखते हैं, ये हो गया 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 1 2 3 4 5, ये होगा -1 -2 -3, यहाँ से -1 -2 -3। चलिए देखो x बराबर 0 तो y बराबर 4, x में 0 लोगे तो y में 4 तक जाना पड़ेगा, यानी ये पॉइंट हो गया। अगर आप x में 4 ले रहे हो तो y में 0 मतलब जाना ही नहीं, ये इन दोनों मिला दो, हो गया आलेख, हो गया। तो ये आपकी लाइन है x प्लस वाई बराबर 4, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे समझे आलेख कैसे खींचते, x और y की वैल्यू कुछ भी निकाल लो अपने से, रख दो, लाइन खींच दो, आलेख। और याद रखना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं और एक चर वाले रैखिक समीकरण का सिर्फ एक हल होता है, ठीक है। ये नहीं कि दो चर वाला है तो दो हो जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आपके पास दिया है f
सी बराबर आपके पास दिया है 30 डिग्री, तो आपको एफ की वैल्यू बताना है क्या होगी, ठीक है। एफ की वैल्यू आपको बतानी है, तो आपको पता होना चाहिए सी और एफ में, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में एक फार्मूला होता है, एफ बराबर क्या 9/5 इंटू सी प्लस 32। तो एफ निकालना है तो एफ रहने दो, बराबर 9/5 इंटू सी कितना है, सी देख सकते हो 30 डिग्री दिया था, और प्लस 32, 5 एकम 5 छक्का 30, तो एफ बराबर आ जाएगा 9 छक्का 54 और प्लस का 32 जोड़ दो, तो यहाँ से एफ बराबर कितना आ जाएगा 4 2 6 5 3 8, इतने फ़ारेनहाइट। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आइए, कहता है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2। आपको के का मान ज्ञात करना है जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 ना। ये समीकरण आपके पास दिया गया है, समीकरण है आपके पास 2x प्लस 3y और बराबर के पर स्थित है, ठीक है ना, के हल है। उसने कहता है कि के का मान ज्ञात करो यदि x बराबर 2 और y बराबर 1, समीकरण इतने के हल हैं। तो मैंने बताया था कि जब समीकरण के हल होते हैं, जब समीकरण के हल होते हैं तो उसे समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर 1, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर के हल हैं, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर, ठीक है ना। तो रख दो इसमें, तो 2 इंटू एक्स बराबर रखो, x 2 है प्लस 3 इंटू वाई बराबर कितना रखना है 1, बराबर देखो के था के रख दो, तो यहाँ 2 दूनी 4 प्लस 3 कम 3 बराबर के, तो 4 3 7 बराबर के, तो आप पलट के भी लिख सकते हो के बराबर 7। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। नहीं समझ में आया तो भी बताइएगा कमेंट करके, आपको इसके और पार्ट्स चाहिए तो भी बताइएगा, नहीं चाहिए तो भी बताइएगा, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं आपसे जल्द ही फिर नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर आपको इस पर वीडियो और चाहिए तो आप लोग क्या करना, कमेंट्स कर देना, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्द ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।